स्वागत है आप सभी का प्रयास एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल्स जो हैं उन पे हम आज बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने राष्ट्रपति के जो अन्य आर्टिकल्स थे उन पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। बिंदुवार विषयवार अलग अलग टॉपिक पे हम लोगों ने चर्चाएं की थी, लेकिन जो कुछ आर्टिकल्स रह गए थे जो बेसिक हमारा शुरू करते हैं राष्ट्रपति के लिए, उस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है वो कहाँ से शुरू है हमारा, तो राष्ट्रपति जो है हमारे आर्टिकल 52 से है स्टार्ट। कौन से अनुच्छेद से स्टार्ट है? अनुच्छेद 52 से शुरू होता है हमारा। आर्टिकल 52 से जब हमारा अनुच्छेद 52 जो है ये राष्ट्रपति के लिए हम लोग जब उसको शुरू करेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का प्रावधान है। तो भाग 5 में है। किस भाग में? भाग 5 में है। और आज जो हम लोग आर्टिकल्स की बात करने वाले अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक की बात करेंगे। फिर इसके बाद उपराष्ट्रपति आ जाएगा। तो ध्यान देना है, हम लोगों को पढ़ना है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक पढ़ना है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 71 71। अनुच्छेद 72 हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 71 में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में जो कुछ खामियां होती हैं उनके लिए फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट कैसे जाते हैं, कैसे कैसे करके सुप्रीम कोर्ट इस पर हस्तक्षेप करता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। तो हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं आज, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग आज राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की जब बात करेंगे तो राष्ट्रपति का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 5 में दिया गया है। कौन से भाग में दिया गया है? भाग 5 में राष्ट्रपति के पद का, राष्ट्रपति का जो प्रावधान दिया गया वो किस भाग में दिया गया है? भाग 5 में। और किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद आपका कौन सा है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का एक पद है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति जो होगा वो देश का सर्वोच्च नागरिक होगा। देश का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होगा। और जो राष्ट्रपति होगा ये देश का प्रथम व्यक्ति होगा। राष्ट्रपति जो होगा वो कौन होगा? देश का प्रथम व्यक्ति होगा। देश का सर्वोच्च जो होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 52 में दिया गया राष्ट्रपति का प्रावधान। क्लियर है? राष्ट्रपति की जब तुलना आधार करेंगे तो हम लोग राष्ट्रपति के पद को जब तुलनात्मक आधार से देखते हैं तो ब्रिटेन के आधार पर कहीं ना कहीं इसकी तुलना करते हैं और इनकी शक्तियों को अलग अलग आधार में वर्गीकृत करते हैं। तो आर्टिकल 52 की बात करेंगे तो भारत का एक राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में वर्णित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 53 की जब बात करेंगे तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां दी गई हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही नीत होती है। अनुच्छेद 53 को हम लोग स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं और हम लोग जान चुके हैं, इसको अन्य अनुच्छेदों में जान चुके हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी आप विस्तार पूर्वक कहीं ना कहीं समझने के लिए एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए। तो हम लोगों ने बात की अनुच्छेद 53 की जब बात करेंगे तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां? कार्यकारी शक्तियां। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब यह है कि संघ के जितने भी काम होते हैं, भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित किए जाते हैं। अर्थात जो भी भारत सरकार कार्य करती है उसमें वह कार्य राष्ट्रपति के निर्णय ही माने जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है वो कौन होता है? वास्तविक जो कार्यपालिका का प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री अपने जितने भी प्रधानमंत्री कार्य करता है ये सब राष्ट्रपति के नाम से ही कहीं ना कहीं कार्यों का संचालन करता है। क्यों? भारत में कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान जो है प्रधानमंत्री है और जो इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का कहीं ना कहीं अधिकारी माना जाता है और इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। तो भारतीय संविधान में हमने देखा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक है और सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। अनुच्छेद 53 में कार्यकारी शक्तियों का कहीं ना कहीं संचालन करता है। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियां हैं। इन शक्तियों का प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। अधीनस्थों के माध्यम से आपने देखा कि वास्तविक प्रधान जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और कार्यपालिका प्रधान जो माना गया है वो कौन माना गया? राष्ट्रपति माना गया है। सारे काम राष्ट्रपति के, सारे काम प्रधानमंत्री जो कहीं ना कहीं कहता है वो सारे काम राष्ट्रपति के नाम से
चलते हैं। अनुच्छेद 54 की जब बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, चुनाव है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो कैसे होता है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो कैसे होता है, किन माध्यमों से निर्वाचन होगा, निर्वाचन के लिए क्या क्या अर्हताएं होती हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में, इसको स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करिएगा। और अनुच्छेद 55 को भी समझ लीजिए, क्योंकि आर्टिकल अनुच्छेद 54 और आर्टिकल अनुच्छेद 55 जो है, अनुच्छेद 54 और 55 दोनों के दोनों एक जैसे सुनने में लगते हैं। जैसे ये बोल रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान किस संविधान में है, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 54 में, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में, तो प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 55 में है कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किन कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होता है, क्या क्या प्रावधान यहाँ पर होता है, इसकी बात यहाँ पर कर रहा है, क्या प्रक्रिया में कर रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो कैसे होता है, इसकी बात अलग अलग। जैसे इन दोनों को एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो कैसा होता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का। इसमें आप वोट डालने नहीं जाते, जिसमें आप वोट डालने ना जाएं वह चुनाव कैसा, अप्रत्यक्ष। जिसमें आप वोट डालने जाएं वो चुनाव कैसा, वो प्रत्यक्ष माना जाता है। मतलब सीधा सा आपको मान के चलना है कि जिसमें आप वोट डालने नहीं जाते, जैसे लोकसभा में वोट डालने जाते हैं, लोकसभा के लिए आप सांसद अपना चुनते हैं, तो जब लोकसभा के लिए आप सांसद अपना चुनते हैं तो आप वोट डालने जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि ये चुनाव कैसा, प्रत्यक्ष है। क्या आप राष्ट्रपति के लिए कभी वोट डालने गए? राष्ट्रपति के लिए अगर आप कभी वोट डालने गए तो वो प्रत्यक्ष मानते, लेकिन कभी आपने राष्ट्रपति के लिए वोट डालने पहुंचे ही नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं इस चुनाव को क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। जिस चुनाव में जनता भाग ना ले वो सारे चुनाव अप्रत्यक्ष, जिस चुनाव में जनता भाग ले वो सारे चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव माने जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे, निर्वाचन की बात करेंगे तो अनुच्छेद 54 में दिया गया है। इसको अभी विस्तार पूर्वक सब चीजें जानते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, प्रक्रिया क्या है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन वोट डालेगा, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो वोट डालेंगे वो कैसे कैसे वोट डालेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने सदस्य खड़े होंगे उन सारे सदस्यों को वोट सारे सदस्य डालते हैं। इसको भी हम लोग समझेंगे कि सारे सदस्यों को सारे सदस्य वोट कैसे डालते हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति में करेंगे, कैसे कैसे किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, क्या होता है गुप्त मतदान, क्या होता है एकल संक्रमण, क्या होता है वरीयता आधार, इस आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया को प्रयोग में लाया जाता है। अनुच्छेद 56 में दिया गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के कार्यकाल की जब बात करेंगे तो राष्ट्रपति के कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का बताया गया है। सामान्य स्थितियों में कितने वर्ष का बताया गया, 5 वर्षों का सामान्य स्थितियों में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का अगर होता है तो क्या ये 5 वर्ष से पहले भी अपना पद त्याग सकता है? बिल्कुल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से पहले भी या तो वो त्याग पत्र दे दे अपना, या उस पर महाभियोग प्रक्रिया लगाकर उसको पद से हटाया जा सके, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए और इस कारण से पद खाली हो जाता है तो ये समय से पहले पद खाली माना जाएगा। लेकिन इसके लिए संविधान में प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होगा। राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा। अगर महाभियोग द्वारा उसको हटाया गया है, या मृत्यु हो गई है, या त्याग पत्र दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के पद पर आकर के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग आगे समझते हैं कि क्या क्या इसमें होता है प्रावधान। तो सामान्यतः स्थितियों में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, तो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पहले भी इसके पद को खाली किया जा सकता है त्यागपत्र वगैरह वगैरह दे करके। ठीक है, अनुच्छेद 57 की बात करेंगे तो पुनः निर्वाचन के लिए योग्यता। राष्ट्रपति के लिए जब हम लोग जानेंगे तो अमेरिका के तुलनात्मक आधार पर अगर हम जानें तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कै वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है। और भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कै वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। भारत में अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, कितनी बार चाहे उतनी बार,
जितनी बार भी चाहे उतनी बार राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। एक कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल बाद तीसरे कार्यकाल तक निर्वाचित हो सकता है अनिश्चित समय के लिए। जब तक वह निर्वाचन मंडल में शामिल होता है, जब तक वह जीतता रहे, तब तक वह राष्ट्रपति जो है वह कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष का है। लेकिन अगर अमेरिका में अधिकतम 2 बार अगर 2 कार्यकाल अगर आपने पूरे कर लिए, इसके बाद आप भविष्य में फिर राष्ट्रपति नहीं बन सकते अमेरिका में। लेकिन भारत में आर्टिकल 57 के तहत पुनः निर्वाचन का प्रावधान दिया गया है। क्लियर है? आगे अगर हम लोग देखते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में क्या दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में क्या दिया गया? राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं दी गई हैं कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्योंकि 58 और 59 आपको बड़ा कंफ्यूज करेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में क्या है और फिर हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 में क्या है। तो दोनों चीजें आपको एक जैसी लगेंगी, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 59। आपसे पूछ सकता है कि बताओ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए शर्तों का प्रावधान दिया गया है? शर्तों का प्रावधान, शर्तें क्या क्या है उनकी बात करेंगे तो आर्टिकल 59 को पढ़ेंगे, और राष्ट्रपति के कहीं ना कहीं पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए इनकी बात करेंगे तो अनुच्छेद 58 में पढ़ेंगे। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, जैसे क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, आयु उसकी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष उसने अपनी आयु को पूरा कर लिया हो। ये सारी बातें जो है ये किस में आएंगी? ये राष्ट्रपति की योग्यताओं में आएंगी। ये किस में आएंगी? योग्यताओं में क्या? भारत का नागरिक हो गया, 35 वर्ष आयु हो गई, और क्या हो गया? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मतलब कि अगर भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कहीं ना कहीं व्यक्ति खड़ा है तो वह भारत के किसी भी राज्य की निर्वाचन सूची में यदि उसका नाम आ रहा है तो वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। और अगर भारत के किसी राज्य की निर्वाचन सूची में उसका नाम नहीं है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो ना कि आप जब भारत की निर्वाचन सूची में नाम नहीं है तो फिर आप क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कहीं ना कहीं आप तैयार हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं खड़े हो सकते। ठीक है ना। दूसरा, अनुच्छेद 59 की अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी गई कि आप अगर राष्ट्रपति के पद पर आते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या शर्तें? पहला, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, अर्थात संसद का सदस्य भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद जो होता है वो कौन कौन सा होता है? जैसे लाभ का पद जो माना गया है वो कौन कौन सा माना गया है? जैसे मैंने बोला, अगर आप राज्य सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी सेवा में है तो वो लाभ का पद माना जाएगा। लेकिन मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होगा। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, कौन कौन नहीं होगा? जैसे राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं होगा, राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं होगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं होगा। मंत्री जो आपके होते हैं मंत्रिमंडल में, कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होते हैं, उनका पद भी क्या होगा? लाभ का पद माना नहीं जाएगा। ठीक है। तो इनको समझ लेना, ये पद आपके लाभ के पद नहीं है। अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं तो आपको इन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। अनुच्छेद 60 की जब बात करें, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाई गई है, और प्रतिज्ञान, शपथ कह सकते हैं या प्रतिज्ञान कह सकते हैं, कि राष्ट्रपति को यहाँ पर किस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है। तो ध्यान दो, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं दिलाई जाती। राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के आता है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। और कौन सी शपथ दिलाता है इसको हम लोग जानेंगे। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं दिलाई जाती है। किसकी शपथ दिलाई जाती है इसको हम लोग अभी विस्तार पूर्वक से जानने वाले हैं। आर्टिकल 61 की जब बात करेंगे तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जब अपने पद का दुरुपयोग करता है तब उसको कहीं ना कहीं महाभियोग द्वारा लगाकर उसको हटाया जा सकता है। पद का दुरुपयोग शब्द का प्रयोग आप नहीं करेंगे। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर अनुच्छेद 61 का प्रयोग करके उसको पद से च्युत कर सकते हैं। ये बात आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को पद से च्युत किया जा सकता है। किसके माध्यम से किया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के माध्यम से। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अभी तक किसी राष्ट्रपति के ऊपर यहाँ पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया को नहीं लाया गया है। ठीक है। महाभियोग अगर आएगा तो भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया गया। यदि अन्य किसी के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाकर उसको हटाया जाता है तो उसको महाभियोग जैसी प्रक्रिया या साबित कदाचार उसको कहकर संबोधित किया जाएगा। ठीक है।
आर्टिकल 61 हम लोगों ने देख लिया। आर्टिकल 62 की जब बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 की बात करेंगे, तो रिक्त भरने के लिए चुनाव का समय, राष्ट्रपति का पद कब तक रिक्त रह सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं कि राष्ट्रपति का पद बिल्कुल रिक्त नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे राष्ट्रपति का पद खाली होगा तत्काल प्रभाव से जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। मतलब राष्ट्रपति का पद खाली हुआ, चाहे उसको महाभियोग द्वारा हटा दिया गया हो, चाहे उसकी मृत्यु हो गई हो, चाहे उसने त्याग पत्र दे दिया हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का अगर पद खाली होता है तो वह पद तत्काल कहीं ना कहीं क्या होगा, भरा जाएगा। क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन जब करेगा तो कब तक करेगा, अधिकतम कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत में कब तक रह सकता है, तो 6 माह तक रह सकता है। 6 माह से अधिक कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता। अर्थात उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम कितने माह तक रह सकता है, 6 माह तक ही कहीं ना कहीं सेवाएं दे सकता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। यदि अनुच्छेद 62 का दूसरा ये भी कहता है, अनुच्छेद 62 का पहला और अनुच्छेद 62 का दूसरा अलग अलग बातों को परिभाषित करते ही कहते हैं कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, मृत्यु हो गई है, ऐसी स्थिति में तो उपराष्ट्रपति आकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति माना जाएगा। और जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा तो उसको सारी सेवा शर्तें और उसको उपलब्धियां जो मिलेंगी वो सारी राष्ट्रपति की ही मिलेंगी। किसको, कार्यवाहक राष्ट्रपति को। ठीक है ना। ऐसा एक बार हुआ था जब हमारे राष्ट्रपति का निधन हो गया था। तो आपको क्या पता है कि कितने राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है? अगर पता है इस बात को आप कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, तो कमेंट करिए। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो भी आप कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देते रहा करिए। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो हमारे भारत में कार्यकाल के दौरान कितने राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है? तो चलो, कार्यकाल के दौरान 2 राष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई है। और 2 राष्ट्रपति की जब मृत्यु हुई है तो उनमें से सबसे पहले जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि ऐसी सिचुएशन आई थी कि राष्ट्रपति का पद खाली था, उस समय वीवी गिरी जो थे वो आपके उपराष्ट्रपति थे, तो उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया था। जब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था तो ऐसी स्थिति में पहली बार ऐसा देखने को मिला था कि भारत में राष्ट्रपति का पद भी खाली है और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद जब खाली होता है तो कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रपति का कौन करता है? तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वह राष्ट्रपति के रूप में कहीं ना कहीं कार्य करता है। ठीक है, तो ऐसा पहली बार कब हुआ था, कौन राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी? तो मैंने आपको अभी पूछा था कि 2 राष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई थी कार्यकाल के दौरान। किसकी किसकी हुई थी? एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की हुई थी और दूसरे किसकी हुई थी? फखरुद्दीन अली अहमद की हुई थी। 2 राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी कार्यकाल के दौरान। तो अभी क्या हुआ था, जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई थी तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था, वीवी गिरी जो थे वो कहाँ थे? वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे। तो उनकी मृत्यु हुई थी तो वो क्या बन गए? उनकी जब आपके जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तो ऐसी स्थिति में जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई थी ऐसी स्थिति में वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया था। और जब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था तो ऐसी स्थिति में उस समय देश में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्लाह थे। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आए थे। तो देश में अब तक सर्वोच्च न्यायालय का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है वो कौन है? एम हिदायतुल्लाह है। तो इसको देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति का पद बिल्कुल भी खाली नहीं हो सकता है। किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा। राष्ट्रपति का अगर पद खाली होता है किसी भी कारण से तो यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। और वो प्रावधान क्या दिया गया है? वो ये प्रावधान दिया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो ऐसी स्थिति में भी प्रावधान ये दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति के रूप में कहीं ना कहीं कार्य करेगा। तो ऐसा देश में अभी तक एक बार हुआ है। क्लियर? इस चीज को हम लोग जानते हैं आगे कि किस तरीके से हम लोग इन चीजों को पढ़ेंगे। कि जैसे अगर हम लोगों ने बात की थी कि राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 72 पे हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति को कितने प्रकार की क्षमादान शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति को किस क्षेत्र में राज्यपाल से अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं।
कौन कौन सी वो शक्तियां हैं जिन शक्तियों के तहत क्षमा राष्ट्रपति कर सकता है और राज्यपाल नहीं कर सकता है। अगर ये वीडियो आपने देखी है तो आप यहाँ पे आकर के कहीं ना कहीं दोबारा से हमारे कहीं ना कहीं चैनल पे जाकर के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों को आप देख सकते हैं। पूरा विस्तार पूर्वक हम लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक है। अनुच्छेद 352 की बात करें, आर्टिकल 352 की, तो राष्ट्रीय आपात की बात कर रहा है और राष्ट्रीय आपात को हम लोगों ने इसको भी बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। अनुच्छेद 356 को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास किया है और सारी की सारी वीडियो हमने एक अलग अलग टॉपिक के आधार पर तैयार की है। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नहीं देखी तो एक बार जरूर आप जाकर के अनुच्छेद 352, 356, 360 को जरूर देखना, तब उसमें आपको समझ में आएगा राष्ट्रीय आपात क्या होता है, किस संविधान संशोधन द्वारा जो हम लोगों ने किस संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था, राष्ट्रीय आपात किन किन कारणों से लग सकता है, इन सब स्थितियों को बड़ा विस्तार पूर्वक हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया था। राज्यों में राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। कितनी बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, अब तक भारत में अनुच्छेद 356 का प्रयोग कितनी बार किया गया, अब तक भारत में 352 का प्रयोग कितनी बार किया गया, अब तक भारत में 360 का प्रयोग कितनी बार किया गया, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि कितने कितने अनुच्छेदों का प्रयोग हो गया और किस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया। क्या होता है वित्तीय संकट, इसको हम लोग अनुच्छेद 360 में बहुत अच्छे से समझे थे। क्लियर है? तो इनको अगर आपने नहीं देखा है तो इनको आप चैनल पे जाकर के इसको आप देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 52 की जब बात की थी तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का एक पद है और राष्ट्रपति का एक पद होगा, वह देश का सर्वोच्च नागरिक होगा, देश का प्रथम व्यक्ति कहलाएगा और सारे के सारे कहीं ना कहीं पदों सबसे ऊपर होगा। संविधान का कहीं ना कहीं क्या होगा, संरक्षक होगा। संविधान का कौन होगा, संरक्षक होगा, ठीक है ना। रक्षक के रूप में किसको जाना जाएगा, राष्ट्रपति को जाना जाएगा। और कार्यकारी जितनी भी शक्तियां होंगी वो किसमें निहित होती हैं, वो सारी सारी शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होंगी। क्लियर। अनुच्छेद 54 में जानते हैं हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं। निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान, ये बहुत अच्छे समझना, राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अनुच्छेद 54 में जो दिया गया है, तो इसको स्पष्ट रूप से समझना है कि मैंने बोला राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है। तो जनता द्वारा सीधे चुनाव नहीं होगा तो वो चुनाव कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा, ठीक है ना। बल्कि एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, बल्कि किसके द्वारा किया जाता है, एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। और उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, उस निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, या हम बात करें संसद के निर्वाचित सदस्य। हम लोग क्या कह सकते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। दूसरा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के कौन, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो भाग लेते हैं। क्लियर। तीसरा, जम्मू कश्मीर, तीसरा कौन कौन, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली, ये 3 संघ शासित राज्य हैं यूटी, जिनसे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कहीं ना कहीं ये इनको जोड़ा जाता है। ये राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो ये लोग वोट डालते हैं। क्लियर हुआ। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जब बात की थी हमने, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जब बात की थी तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, ये राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है। इसका मतलब राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जनता द्वारा अगर चुना जाता है राष्ट्रपति तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता द्वारा इसको नहीं चुना जा रहा है तो चुनाव कैसा है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। क्लियर है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव दिया गया है। क्लियर है। शामिल सदस्य यही बोलेगा कि संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों के
लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन से? निर्वाचित। क्योंकि राज्यसभा में आपने देखा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, मनोनीत होते हैं, ये वोट नहीं देते। बाकी जितने निर्वाचित होते हैं वो वोट देते हैं, मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते हैं। क्लियर है? मनोनीत राज्यसभा में कितने होते हैं? 12 होते हैं। लोकसभा में पहले 2 सदस्य मनोनीत होते थे, लेकिन अब वह आंग्ल भारतीय मनोनीत नहीं होते हैं। इस समय सारे के सारे सदस्य कैसे हैं लोकसभा में? निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसका मतलब अब तो सारे राज्यों में विधानसभा में निर्वाचित सदस्य ही हैं। क्यों? जो एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति होती थी अब वो भी नहीं हो रही है। तो समस्त राज्यों, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जो संघ शासित प्रदेश है, यूटी है, केंद्र शासित राज्य है, उसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली हो गया, पांडुचेरी हो गया, संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि आपसे पूछे दिल्ली और पांडुचेरी संघ शासित राज्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कब सम्मिलित किया गया था? 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन? 17वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन से? 17वां संविधान संशोधन द्वारा। क्लियर? तो 17वां संविधान 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसी समय क्या काम किया गया था? इसी समय दिल्ली और पांडुचेरी संघ शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया था। क्लियर है? तो अनुच्छेद 54 बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं आपको समझ लेना। राष्ट्रपति का क्या है? ये निर्वाचन है। और निर्वाचन में क्या होता है? चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। कौन कौन इसके निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं, इसको आपको इस क्वेश्चन को आपके सामने जब प्रस्तुत किया जाता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग किया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित नहीं होता है। तो कौन सम्मिलित नहीं होता है? बोल देगा राज्यों की विधान परिषदें क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होती हैं, हाँ या ना। फिर बोल देगा राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य, फिर बोलेगा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और फिर बोलेगा दिल्ली संघ शासित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आपको पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर देना है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछ लेगा कि आपको 2-4 संघ शासित प्रदेश दे देगा, बोलेगा निम्न में से कौन सा संघ शासित प्रदेश, कौन सा संघ शासित प्रदेश राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित नहीं होता है। तो आपको इसको भी बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि 3 राज्य हैं जो केंद्र शासित 3 राज्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। वो कौन कौन से? दिल्ली है, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर। इसके अलावा कोई आता वो सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है। या फिर आपसे राज्यसभा से संबंधित पूछ लेगा, राज्यसभा के सभी सदस्य, या फिर आपसे पूछ लेगा लोकसभा के सभी सदस्य। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। क्लियर? आगे देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 55 की जब बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में जो दिया गया है वो क्या दिया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति दी गई है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति जो होती है वो कैसी होती है? एकल संक्रमण मत प्रणाली। एकल संक्रमण मत प्रणाली कैसा होता है? एकल संक्रमण मत प्रणाली क्या होता है? वरीयता क्रम क्या होता है? और आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? और गुप्त मतदान क्या होता है? जैसे मैंने बोला, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो सदस्य शामिल होते हैं वो जब वोट देते हैं तो इसका जो मतदान होता है गुप्त मतदान होता है। इसको दिखा करके नहीं दिया जाता, चुपचाप से इसको कहीं ना कहीं बैलेट पेपर का प्रयोग जो किया जाता है तो उसको आप जिसको भी आप देना चाहते हैं उसको दे देंगे। ये ओपन नहीं होता, खुला नहीं होता। ये कैसा होता है? गुप्त मतदान होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? गुप्त होता है। बाकी आपने चुनाव देखे होंगे वो कहीं ना कहीं खुले होते हैं। चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष मतदान होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। जो वोट देने आते हैं सदस्य, वो सदस्य क्या काम करते हैं? वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व में, जैसे अगर आपने देखा कैंडिडेट ए, बी, सी खड़ा हुआ है तो आप इसको कैसे देंगे वोट? इन तीनों को वोट देंगे। कैसे देंगे? तीनों को वोट देंगे। तीनों को जब वोट देंगे तो कैसे देंगे? वरीयता आधार पे देंगे। जैसे अगर आपने बी कैंडिडेट को देना है, बी कैंडिडेट किसी राजनीतिक पार्टी से, एबीसी राजनीतिक पार्टी से कोई खड़ा है तो आप इसको नंबर 1 पे वोट देंगे, इसको आप नंबर 2 पे वोट देंगे, इसको आप नंबर 3 पे देंगे। आप समझ गए ना? तो इस तरीके से जब आप सारे कहीं ना कहीं गणना करेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि किस हिसाब से हमारे यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण, वरीयता क्रम का प्रयोग करके गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगर इस चीज़ को आपको समझना है तो इस क्लास को हम लोग कहीं ना कहीं अलग से बना करके इसको समझेंगे। अगर इसको यहाँ समझाएंगे क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है।
तो आपको अगर समझना है तो कमेंट के माध्यम से आप बताना कि हाँ सर इसको समझाओ, तो इसको हम अलग से कहीं ना कहीं इसको एक टॉपिक बनाकर इसको समझा देंगे। ठीक है, आगे अगर देखते हैं हम लोग तो आगे है अनुच्छेद 56, और अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया। राष्ट्रपति का क्या दिया गया, कार्यकाल दिया गया। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल दिया गया वो क्या दिया गया कि सामान्यतः स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष का होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। यहाँ पर भी इसको कार्यकाल से पहले पद से हटाया जा सकता है, भारत में भी इसको पद से कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद से हटाया जा सकता है। कैसे, या तो वो अपना त्याग पत्र दे दे, क्या दे दे, त्याग पत्र दे दे, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो ऐसी स्थिति में, या उसको महाभियोग द्वारा उसको पद से हटा दिया गया हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो समय से पहले कहीं ना कहीं पूरा माना जाता है। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका की तुलना और भारत की तुलना में आप दोनों चीज़ों को समझो कि अमेरिका में जब राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, यदि कोई राष्ट्रपति 2 वर्ष कार्यकाल किया है, यदि कोई राष्ट्रपति 2 वर्ष कार्यकाल पूरा किया है और फिर उसको मृत्यु हो जाती है, उसको महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है या वो त्याग पत्र दे देता है, पद खाली हो जाता है कुल मिलाकर के, तो ऐसी स्थिति में शेष बचे हुए 2 वर्ष के लिए जो आपका उपराष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अमेरिका में ऐसा है, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में क्या होता है, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में कितने वर्ष का, 5 वर्ष का है, तो 5 वर्ष का जब राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो यहाँ पर क्या होता है, यदि 2 वर्ष पूरे होने के बाद, भारत में क्या है, भारत में 2 वर्ष पूरे होने के बाद राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो जब तक राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता तब तक उसको हम लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलेंगे। और कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम कितने माह तक पद पर रह सकता है, 6 माह तक। कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है अधिकतम 6 माह तक पद पर रह सकता है। इसका मतलब राष्ट्रपति कितने माह तक बन सकता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कितने माह तक कर सकता है, 6 माह तक कर सकता है। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति जो है यदि 2 वर्ष कार्य करता है और इसके बाद में उसका पद खाली हो जाता है, तो यहाँ पर कंडीशन पहले ये अपनाई जाती है और फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और राष्ट्रपति का जब निर्वाचन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो नया राष्ट्रपति आता है वह पूरे कार्यकाल के लिए आता है। कितने कार्यकाल के लिए, पूरा जो शेष बचा हुआ कार्यकाल नहीं, पूरा कार्यकाल मिलेगा उसको। कितने वर्ष का, 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए यहाँ पे आएगा और वहां पर शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। क्लियर है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है सामान्यतः स्थिति में 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पहले भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, महाभियोग द्वारा उसको हटा दिया जा सकता है, या त्यागपत्र या मृत्यु या अन्य कारणों से कहीं ना कहीं अपना पद छोड़ सकता है। क्लियर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में क्या कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 57 क्या कहता है, इसमें ये बोलता है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अमेरिका में क्या होता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का है और अधिकतम कितनी बार, 2 कार्यकाल राष्ट्रपति कहीं ना कहीं, एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरा कार्यकाल जब पूरा कर लेगा इसके बाद भविष्य में कभी राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं लड़ सकता, निर्वाचन के लिए सम्मिलित नहीं हो सकता है, फिर वो चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन भारत में क्या होता है, भारत में राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। अभी तक भारत में राजनीतिक कारण के चलते सिर्फ और सिर्फ एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही पुनः निर्वाचित हुए थे। इसके बाद में राजनीतिक कारणों की वजह से राष्ट्रपति जो है बार बार निर्वाचित नहीं होते, चेहरे बदल दिए जाते, नए नए राष्ट्रपतियों का निर्वाचन होता है। कारण राजनीतिक कारण रहे होंगे। ठीक है ना, कि हम ऐसे ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाए तो राजनीतिक लाभ कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 58 की बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 की जब बात करेंगे तो अनुच्छेद 58 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 58 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता दी गई है। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, योग्यताओं की जब बात करेंगे तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या क्या अर्हताएं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए,
दूसरा, आपकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तीसरा, आप लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखें। और चौथा, आप संघ या राज्य के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो। आप केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन सेवा में ना हो, तो आप किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं है, तो आपको राष्ट्रपति के लिए आपको राष्ट्रपति के लिए योग्य माना जाएगा। आप कहीं ना कहीं बिल्कुल अब राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये कंडीशन आपकी पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी? भारत का नागरिक, पागल या दिवालिया ना हो, आयु 35 वर्ष पूरी हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखे, संघ राज्य के अधीन किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। यहाँ पर भारत का नागरिक कैसा होना चाहिए? नागरिक कैसा होना चाहिए? ऐसे नागरिक जिनका जन्म भारत में हुआ, जन्म से जो नागरिक हैं। और ऐसे भी राष्ट्रपति बन सकते हैं जो विदेशी हैं, ऐसे भी राष्ट्रपति बन सकते हैं जो विदेशी हैं। भारतीय संविधान में ऐसे कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं दिया गया है कि कोई विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ऐसा नहीं। क्योंकि बोला क्या गया, भारत का नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया। और नागरिक जो होते हैं वो कौन होते हैं? ऐसे विदेशी जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्रदान कर ली, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसलिए नागरिक जो भी भारत का हो, वो राष्ट्रपति के लिए योग्य माना जाएगा। या आप जन्म से भारत के नागरिक हैं तो भी आप राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित, आप निर्वाचन के लिए आप योग्य माने जाएंगे। तो आप देखेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को जब देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे विशेष प्रकार से कौन कौन नागरिक माने गए हैं भारत के, कैसे माने जाएंगे, कैसे माने नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग इस क्लास को भी कंप्लीट करेंगे। कोई भी समस्या किसी प्रकार की अगर है आपको, तो वो आप अपने कमेंट के माध्यम से बताते रहें। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो भी बताएं, नहीं अच्छी लग रही वो भी बात आप नहीं रखें। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 59 की बात करते हैं। अनुच्छेद 59 की जब बात करेंगे तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं, वेतन कितना मिलता है, भत्ते कितने मिलते हैं और परलब्धियां कितनी हैं। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या हैं, वेतन क्या है, भत्ते क्या है, परलब्धियां क्या हैं। तो जैसे मैंने बोला, जो सुख सुविधाएं होती है वो परलब्धियां होती है। राष्ट्रपति को क्या क्या सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो इन सुख सुविधाओं की बात करेंगे। जैसे क्या क्या सुख सुविधाएं मिलती हैं? राष्ट्रपति को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलती है पहली। इसके बाद सेवादार मिलते हैं राष्ट्रपति को, बंगला फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जैसे अगर आप किसी अन्य सेवा में हैं, किसी अन्य सरकारी सेवा में, तो आपकी तनख्वाह में से कुछ पैसा काट लिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जिस बंगले में रहता है, जिसको आप राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, तो वो राष्ट्रपति को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। किसी प्रकार का उनको कोई वेतन में से कोई कटौती नहीं होती, ना उनको कोई अतिरिक्त उसका पैसा देना पड़ता है। दूसरा, राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो टैक्स फ्री रहता है, बिल्कुल आयकर मुक्त रहता है। और दूसरा, राष्ट्रपति का वेतन जो मिलता है 5 लाख रुपया प्रति माह दिया जाता है, तो उस वेतन से आपातकाल के दौरान भी कटौती नहीं की जा सकती है। मतलब स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 में आपसे बोला गया है कि राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कैसा वेतन है? बिल्कुल टैक्स फ्री वेतन है। और कहां से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति पद पर जब आसीन होने तक वेतन और भत्ते कभी कम नहीं किए जा सकते, चाहे आपातकाल ही क्यों ना लगा हो। जैसे आपने कोविड-19 में देखा होगा, बहुत से जो सरकारी कार्यों में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके वेतन काट लिए गए। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को छोड़ करके सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और आपके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक के वेतन में कटौती कर ली जाती है, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन में किसी प्रकार की कोई कटौती आपातकाल के दौरान भी नहीं की जा सकती। बिना किराया का भवन, जिसको आपने नाम दिया राष्ट्रपति भवन, जो राष्ट्रपति को मिलता है, राष्ट्रपति भवन जो राष्ट्रपति को मिलता है वो भी कैसा? राष्ट्रपति भवन जो राष्ट्रपति को मिलता है कैसा मिलता है? बिल्कुल फ्री, बिना किराए, कोई किराया इसको देना नहीं पड़ता है। ठीक है, संसद विधि बना करके राष्ट्रपति की परलब्धि को कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, निर्धारित कर सकता है, तय कर सकता है। अगर राष्ट्रपति की सेवाओं को, सुख सुविधाओं को कम करना है या बढ़ाना है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? संसद द्वारा विधि बना करके तैयार किया जा सकता है। आपके बोल देने मात्र से राष्ट्रपति की जो सुख सुविधाएं हैं, जो परलब्धियां हैं, वो आपकी कम नहीं की जाएंगी। क्लियर है? जैसे राष्ट्रपति का वेतन भी अगर आपको कम करना है या ज्यादा करना है, तो क्या करना है? संसद द्वारा विधि का निर्माण करके ही आप उनके वेतन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप राष्ट्रपति के वेतन के साथ और उनकी परलब्धियों के साथ किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर आसीन है तब तक उनको 5 लाख रुपया प्रति माह तनख्वाह मिलती है, जो वेतन है उनको 5 लाख रुपया प्रति माह मिलती है। और रिटायर होने के बाद में उनको 1.5 लाख रुपया प्रति माह उनको क्या मिलती है? पेंशन दी जाती है। ठीक है ना? तो यहां पर हम लोग बात को देखते हैं कि राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना
चाहिए, मतलब ये परलब्धियों में इसका आ जाएगा। और अन्य कोई लाभ के पद पर ना हो, ये राष्ट्रपति के लिए क्या बनी है, परलब्धियां थी। और ये क्या बने थे, ये इनकी शर्तें थी। ये क्या थी इनकी, ये पूरी पूरी इनकी शर्तें हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन सी शर्तें, इन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए। यह वेतन पूरी तरह से कर मुक्त होगा, टैक्स फ्री है। और इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य भत्ते, निःशुल्क आवास, चिकित्सा सुविधाएं और सुविधाओं के साथ इनको जेड सुरक्षा, जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा इनको कहीं ना कहीं मुहैया कराई जाती है। पद छोड़ने के बाद उन्हें प्रतिमाह 1,50,000 रुपया पेंशन के रूप में उनको दिया जाता है। किसको, राष्ट्रपति महोदय को ये वेतन कहीं ना कहीं मिलता है और इतनी इनको पेंशन मिलती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, क्या पता है आपको, आपको पता है तो फिर अभी मैंने आपको पढ़ाया है तो बताइए जरा। आगे अगर देखते हैं कि राष्ट्रपति जब बन जाता है, राष्ट्रपति का जो कहीं ना कहीं निर्वाचन हुआ, राष्ट्रपति जीत जाता है, राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाई जाती है तो वो कौन दिलाता है, तो वो कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर ये नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति ग्रहण नहीं करता है। किस किस की शपथ ग्रहण करता है, श्रद्धापूर्वक पद के कर्तव्यों का पालन करने की शपथ ग्रहण करता है, जनता के कल्याण एवं सेवा की और सुरक्षा और रक्षा का कहीं ना कहीं वचन लेता है, इसकी ग्रहण करता है शपथ। संविधान और कानून के संरक्षण की शपथ कहीं ना कहीं ग्रहण करता है कौन, राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति जो होता है संविधान और कानून के संरक्षण, क्योंकि संविधान का रक्षक किसको माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है। इसलिए जब ये कहीं ना कहीं जब अपने पद पर नियुक्त होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान और कानून के रक्षक की बात सबसे पहले कहीं ना कहीं यहाँ पर रखी जाती है। और राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं इसकी रक्षा करने की शपथ लेते हैं कि कभी भी ऐसी अगर स्थिति आती है तो मैं अपने संविधान में वर्णित विषय जो दिए गए उनका उल्लंघन नहीं करूंगा। इसीलिए अनुच्छेद 61 में स्पष्ट दिया गया है कि राष्ट्रपति को पद से कब हटाया जाएगा, जब वह संविधान का उल्लंघन करे। इसीलिए दिया गया राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के लिए क्या दिया, संविधान का उल्लंघन। और संविधान का उल्लंघन मतलब क्या, संविधान और कानून का संरक्षण नहीं कर रहे, संविधान का उल्लंघन कर रहे हो आप तो आपको पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाने का काम करते हैं, किसको, राष्ट्रपति को। यहाँ पर ये बात आपने समझ ली होगी, क्लियर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर की जाती है। आगे देखते हैं, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लाया जाता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान में प्रावधान लिया गया है कि यदि राष्ट्रपति वहाँ पर वर्णित जो संविधान में वर्णित जो विषय हैं उनका उल्लंघन करता है, यदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है तो पद से उसको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लाया जाता है। ठीक है, तो भारत में भी ये प्रक्रिया है और भारतीय संविधान में यहाँ पर जो भारतीय संविधान में महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 61 में दिया गया है। और अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महाभियोग दो सदनों में से, दो सदन कौन कौन से, उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन महाभियोग कहीं ना कहीं ला सकता है। यदि उसको लगता है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उसको महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से उसको हटाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाभियोग है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाभियोग का प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान दिया गया है। तो महाभियोग का जो प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि महाभियोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग यहाँ पर दिया गया है। जैसे महाभियोग दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन ला सकता है और दोनों सदनों में से कोई भी सदन, जैसे कौन सा सदन है, एक आपका राज्यसभा है, राज्यसभा उच्च सदन है, दूसरा आपका लोकसभा है। तो दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन महाभियोग ला सकता है। तो महाभियोग जो लाएगा, तो ध्यान देना, अगर राज्यसभा महाभियोग ला रहा है तो महाभियोग लाने से पहले 1/4 सदस्य द्वारा इसको हस्ताक्षरित होना चाहिए, हस्ताक्षर 1/4 सदस्य द्वारा इस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य। और 1/4 सदस्य जब इसके
महाभियोग लाने के ऊपर हस्ताक्षर करेंगे तो ठीक 14 दिन पहले, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी आवश्यक होगी। राष्ट्रपति को नोटिस या सूचना देना आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना यहाँ पर आवश्यक है। क्लियर? जब 1/4 सदस्य इसको लेके आएंगे और फिर सदन में इसको रखा जाएगा और इसी सदन में 2/3 सदस्यों से इसे पारित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पारित किया जाएगा। अगर ये पारित हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर जब 2/3 सदस्यों से पारित हो जाएगा तो अब ये 2/3 सदस्यों की जांच के लिए दूसरे सदन भेजा जाएगा। क्लियर? दूसरा सदन क्या करेगा? दूसरा सदन कौन सा है? हमारा लोकसभा है। 2/3 सदस्य से पारित होकर के पहले सदन से आया तो 2/3 सदस्य जब इसकी जांच करेगा, 2/3 सदस्य क्या करेगा? जांच करेगा। और 2/3 सदस्य जब इसकी जांच करेगा दूसरे सदन में, यदि जांच में राष्ट्रपति दोषी पाया जाता है, दोषी पाया गया तो उसी दिन राष्ट्रपति पर लगाया गया महाभियोग सफल हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देगा, त्याग देगा पद। और अगर 2/3 सदस्यों ने यहाँ पर देखा कि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं तो यहीं पर महाभियोग समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाभियोग समाप्त हो जाएगा। कब होगा समाप्त? क्योंकि 2/3 सदस्यों से इसने क्या काम किया? जांच किए। 2/3 सदस्यों से इसने क्या किए? जांच किए। जांच में दोषी पाया गया तो पद गया राष्ट्रपति का। यदि जांच में दोषी नहीं पाया गया है तो अब क्या काम होगा? जब जांच में दोषी नहीं पाया जाएगा तो राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन अगर जांच में दोषी पाया गया है तो कंडीशन समझो क्या होगी। तो जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो ये क्या काम करेगा? ये 2/3 सदस्यों से जांच के बाद, ठीक है, सदस्यों से पारित करेगा। और जिस दिन ये पारित हो जाएगा 2/3 सदस्यों से दूसरे सदन में भी, उसी दिन राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देगा। मतलब राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग आएगा तो महाभियोग लाने से पहले भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से बोला गया राष्ट्रपति को सूचना नोटिस के माध्यम से देना आवश्यक है। कितने दिन पहले सूचना देना आवश्यक है? 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है, ताकि वह अपने बचाव में जो उपयुक्त चीजें प्रस्तुत करना चाहे वो अपनी कहीं ना कहीं प्रस्तुत कर सकता है, अपनी बात को भी रख सकता है, अपना प्रतिनिधित्व भी राष्ट्रपति कर सकता है। कब? जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग आता है। ठीक है ना? तो कितने दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है? राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करना आवश्यक भारतीय संविधान में बताया गया है। क्लियर है? इसको समझते हैं, देखते हैं क्या लिखता है। कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग आएगा वो केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर संसद के किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है, जिसके लिए 14 दिन पहले पूर्व नोटिस आवश्यक है। ठीक, नोटिस राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित रूप से देना पड़ेगा, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। वही बात है ना कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा रहा है तो कम से कम सबसे पहले शुरुआत में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर तो करवा लो। बाई चांस महाभियोग ला रहे हो, एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ला रहे हो जो देश का सर्वोच्च नागरिक है, ऐसा ना हो कि उस पर लगाए गए आरोप सिद्ध ना हो पाए और आपकी किरकिरी हो सदन में। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर करा के लाओ, तो हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं आगे सोचते हैं, देखते हैं क्या करना है। विशेष बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, बता ही दिया मैंने भी आपको उसमें। दूसरा सदन जांच करेगा और जब एक सदस्य
प्रस्ताव पारित कर देता है, जब एक सदन प्रस्ताव पारित कर देता है तो दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है और राष्ट्रपति को इनमें उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार बिल्कुल दिया गया है, बताया मैंने आपको। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि पद से हटाने के लिए यदि दूसरा सदन भी जांच के बाद 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उस स्थिति से पद को छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, फिर आगे ये क्या कह रहा है यहाँ पर सदस्यता, संसद के सभी सदस्य, जब यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो संसद के सभी सदस्य, कैसे कैसे सदस्य, मनोनीत सदस्य और जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में सम्मिलित होते हैं। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो यहाँ पर कौन, मनोनीत सदस्य भी सम्मिलित होते हैं और निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी कहीं ना कहीं इसमें भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महाभियोग लगाया जा रहा है तो राज्यों के विधानसभा के सदस्य यहाँ भाग नहीं लेते हैं। ध्यान रखना, इसमें भाग नहीं लेते, आप सही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन भाग लेता है, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, बाकी संसद के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य कैसे, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 की जब बात करेंगे तो आर्टिकल 62 की जब बात करेंगे तो यहाँ पे बोलता है राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति के कार्यकाल से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव संपन्न कराया जाए और मृत्यु इस्तीफा की स्थिति में 6 माह के भीतर कहीं ना कहीं निर्वाचन कराना अनिवार्य माना गया है। यहाँ स्पष्ट ये करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के का और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के का और 62 के खा को जब आप देखेंगे तो यहाँ दोनों चीजों को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि आर्टिकल 62 का फर्स्ट क्लॉज, आर्टिकल 62 का सेकंड क्या कहता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोला गया राष्ट्रपति का पद किसी भी स्थिति में खाली नहीं होगा। यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो आप उस पद पर तत्काल प्रभाव से कहीं ना कहीं उसको भरने का काम करें। कैसे, जैसे राष्ट्रपति का पद खाली हुआ है, राष्ट्रपति को आकस्मिक स्थितियों के आधार पर पद से हटाया गया, जैसे महाभियोग द्वारा लगाकर हटाया गया है, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है तो ऐसी स्थिति में, या राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है, समय पूरा नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कहीं ना कहीं कार्य करेगा और ऐसे उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जाना जाएगा। दूसरा इसने ये बोला है यहाँ पर कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो चुका है, 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया है और जब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो गया है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, चुनाव नहीं हो पाया राष्ट्रपति का, तो जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक वही राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। क्लियर है। लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति जब होगी तो वह मात्र 6 माह तक ही उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है और अगर चुनाव की स्थिति नहीं बन पाई, चुनाव नहीं कराया जा पाना, संपन्न हो पा रहा है, आपातकाल लगा हुआ है, आपातकाल इमरजेंसी लगी हुई है या कोई अन्य कारण है, कोविड-19 जैसी स्थितियां आ गई हैं, नहीं राष्ट्रपति का निर्वाचन करवा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो पुराना राष्ट्रपति है वही अपने पद पर आसीन बना रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से आर्टिकल 62 के फर्स्ट और सेकंड क्लॉज में बोला है कि जब पद ऐसे आकस्मिक स्थितियों में खाली होता है तब क्या प्रावधान है, तो क्या प्रावधान है, 6 माह के भीतर आप चुनाव कराओ, तब तक हम उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना रहे हैं और उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बनेंगे तो इन उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाएगा। कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम कितने माह तक, अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है और जब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तब तक उसको सारी की सारी जितनी भी आपकी परिलब्धियां हैं वो राष्ट्रपति की ही मिलेंगी, वेतन भत्ते और जितनी भी उसको कहीं ना कहीं सेवादार वगैरह और बंगला वगैरह जो चीजें हैं वो उसको किसकी मिलेंगी, राष्ट्रपति की मिलेंगी। क्लियर होता है। मिलते हैं आगे एक और क्लास में, तब तक आप इसको रिविजन करिए और जो जो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं समझने हैं उनके बारे में आप कमेंट के माध्यम से बता दो कि एग्जाम जैसे आपका लगा हुआ तो जो टॉपिक आपको बहुत टफ लग रहे हैं उनके बारे में आप बताओ, हम उनकी पहले चर्चा करते हैं। और जो कुछ आर्टिकल्स जो हमने भी यहाँ पे छोड़ दिए, जैसे अभी हम लोग आर्टिकल 62 की बात कर रहे थे, आर्टिकल 62 के बाद 63 उपराष्ट्रपति शुरू हो गया, फिर हम लोग सीधे चलेंगे आर्टिकल 71 में, अनुच्छेद 71 में चलेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें कौन, अगर निर्वाचन में कोई भी
कोई भी निर्वाचन में कोई भी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि निर्वाचन गलत तरीके से हुआ है, दोषपूर्ण पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट सीधा कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करेगा। क्लियर है? तो आर्टिकल 71 में इस तरीके से हम लोग चीज़ों को जानेंगे। फिर आर्टिकल 72 हम पढ़ चुके हैं, जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उनको भी आप एक बार रिवाइज कर लो। मेरे हिसाब से राष्ट्रपति आपका पूरा खत्म हो चुका है। अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया या रह गया तो आप बताइए, तो वो टॉपिक आपका कंप्लीट कराया जाएगा। और आगामी परीक्षाओं को देखते हुए जो टॉपिक आपका इस पॉलिटी से टफ लग रहा है वो टॉपिक बताओ, वो आपका कहीं ना कहीं हम कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल फिर। धन्यवाद।